So, hello everyone. Welcome to Visionary Classes. So, today's lecture will be on Unit 5, that is on fossil fuels. तो ये लेक्चर 2 होने वाला है जो कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। और ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, और काफ़ी हद तक हम इसमें डिटेल में कुछ एनालिसिस करेंगे जो कि यूसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है अभी के डेट में तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरा पर्सनल नंबर पे आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो और उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम ये जो यूनिट 5 का फॉसिल फ्यूल का टॉपिक है, वी कैन स्टार्ट इट नाउ। इफ वी कंसिडर, अगर मैं बात करूं फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल की अगर बात की जाए तो फॉसिल फ्यूल आर बरीड ऑर्गेनिक जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखो ये टर्म सुनो। पहले तो बोलता है कि ये बरीड है, मतलब क्या है, अंडरग्राउंड होगा। सेकेंड टर्म क्या बोलता है, ऑर्गेनिक है, मतलब जैविक होगा। ठीक है, मतलब इसमें किसी तरीके का तुम्हारा ऑर्गेनिज्म से बना हुआ। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स, बहुत लंबे समय तक डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स किससे बना है, डिपॉजिट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डेथ के वजह से जो उनका जो रेसिडुअल कंटेंट है, जो कि डिपॉजिट के फॉर्म में हो गया है अंडर दी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। बट कैसा होना चाहिए, जियोलॉजिकल डिपॉजिट होना चाहिए, मतलब लंबे अंतराल तक वो वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत आज मर गया एनिमल और कल उसका जो टुकड़ा है वो अंदर चला जाएगा तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, इतना जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, तो फॉसिल की अगर मैं बात करूं, वो 10,000 साल तक समय लेता है फॉसिल बनने के लिए। तो आज के डेट में जो हम देख रहे हैं इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सालों सालों की जो डिपॉजिट्स है उससे बनी हुई है। ठीक है, अब बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन हो रखे थे पिछले बहुत सारे एराज में। तो उन मास एक्सटिंक्शन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो लिथिफाइड हो गए। लिथिफाइड का मीनिंग क्या है कि वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट्स हो गए हैं। तो वो जो डिपॉजिट्स हुए अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में, उन्होंने फॉसिल फ्यूल का जनरेशन किया। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम they are converted to natural gas, coal, petroleum due to extreme heat and pressure inside the earth crust. With the passage of time, these are means क्या, dead plants and animals। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए आपके नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और एक्सट्रीम हीट के एंड प्रेशर के कंडीशन में इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये फिगर आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल और ऑर्गेनिक डेब्रिज, क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, कार्बन स्टोर हुआ। यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है एक्वाटिक में, यहाँ पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। बट अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट्स का डेथ होता है, तो उससे फिर क्या होता है कि प्लांट के डेथ से टेरेस्ट आपका यहाँ पे कार्बन स्टोर होगा, एनिमल में भी कार्बन टिश्यू स्टोर होंगे। फिर क्या होगा कि वेस्ट डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे या तो उनके जो वेस्ट होंगे, उससे क्या होगा, उससे भी तुम्हारा कार्बन सिंक बनेगा, मतलब एक तरीके से सॉइल में वो कार्बन का सिंक बन जाएगा। विद द टाइम क्या होगा, टाइम के साथ आपका कोल बन जाएगा ये। बट अगर मैं बात करूं जो फोटोसिंथेसिस एक्वाटिक प्लांट्स का हो रहा है, तो अगर उसके ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स अगर टाइम के साथ आपका थोड़ा चलते हैं तो वो क्या बना कर देते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस देते हैं। देखो, अगर कंटिनेंटल मास पे आप देख रहे हो कि डेड ऑर्गेनिजम्स हैं और वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं वेस्ट के फॉर्म में, एंड देन
they are with the time they are depositing and lithifying under extreme high pressure and temperature condition, तो वो कोल का फॉर्मेशन करेंगे। बट अगर एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो रही है और उसमें ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स को जो टाइम के साथ देखा जा रहा है, तो वो क्या बना के देगा, वो ऑयल एंड गैस बना के देगा। तो डिफरेंस है, कोल जो है वो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल लैंडमास में ज्यादातर उनके डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, बट अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस बना के देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकेरियस सेडिमेंट्स हो तो वो फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन वगैरह करेंगे। तो ये एक फिगर है जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाया गया है। फिर क्या होगा, फिर आपका ये इंडस्ट्री में बर्निंग होगा और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाके रिलीज होगा। तो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड देती ही देती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के फॉर्म में आता है और फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेनिज्म में वो स्टोर होता है। तो फिर वो डेड बन के फिर वो कोल के फॉर्म में या ऑयल के फॉर्म में डिपोजिट होता है। तो ये एक तरीके का साइकिल है, फॉसिल फ्यूल साइकिल है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बट ये जो साइकिल है ये काफी लंबा है, मतलब जो टाइम है ना, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो लाख लाख मिलियन ईयर्स तक होता है। तो काफी लंबा होने की वजह से ये जो रिसोर्स है, दीज आर नॉट सो मच रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, या कन्वेंशनल बोलो तो नॉन रिन्यूएबल है ही एक तरीके से फॉसिल फ्यूल जो होते हैं। ठीक है। फिर अगर आगे बात करें तो इनकी अगर मैं क्लासिफिकेशन पे जाऊं, fossil fuel classification, if you are talking, then you will know that that is the first one, that is coal. So what is coal? Coal is a combustible black and dark brown colored substance that is consisting of carbonized plant matter। ठीक है, कार्बनाइज्ड मतलब कार्बन कंटेनिंग प्लांट मैटर, विच आर कंपोज्ड ऑफ कौन कौन सा एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर एंड इनकम्बस्टिबल मिनरल मैटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ऐश। तो इन तरीके के चीजों से कौन बना होता है, कोल बना होता है। तो देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। कल को असर्शन रीजनिंग या क्वेश्चंस में ये डाल सकता है कि जो कोल है वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो प्लीज ट्राई टू मेक द नोट्स एंड प्रॉपरली रिमेम्बर इट, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं यूजी नेट के एग्जाम में, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पहले होना चाहिए कि वो चीज है क्या। अगर उसके बारे में ही नहीं पता करोगे तो कैसे एग्जाम में जाके एग्जाम दोगे। ठीक है, बात वही तो है ना। तो अगर मैं बात करूं फिर टाइप्स ऑफ कोल्स की, तो टाइप्स ऑफ कोल्स में अगर बात की जाए तो पहला जो टाइप है दैट इज पिट। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज which is formed due to the partial decomposition of the dead matter। ठीक है, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इन पार्शियल डिकम्पोजिशन का डेड मैटर के होने की वजह से फर्स्ट स्टेज है, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है। और पार्शियल डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ योर मैटर अंडर वाटर विच कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है। तो पिट जो है ये तुम्हारा पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर की वजह से फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि अंडर वाटर में ये फॉर्मेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई का कट होता है। ठीक है। अब मॉइस्चर होगा ही होगा, तो जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा एक कोल में वो उतना कम बर्न करेगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। ठीक है, पढ़ाऊंगा कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, ये इस वीडियो के अंत में आपको एक बार समझा देंगे। ठीक है। तो ये क्योंकि एक फर्स्ट स्टेज है और इसमें पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर हो रहा है, तो ये एक अच्छा टाइप ऑफ कोल नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके रैंकिंग अच्छे टाइप ऑफ कोल में कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है। फिर बात करें तो लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है जो कि ड्यू टू हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है इसमें। ये ओवरलाइंग सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो उस पे फिर लिग्नाइट कोल का फॉर्मेशन होता है। इसमें ट्रेस प्लांट मैटर्स होते हैं, बहुत ट्रेस में प्लांट्स के सब्सट्रैक्ट दिखते हैं तुमको। ठीक है, मतलब प्लांट्स का एक बोले तो प्लांट्स का छोटे छोटे पोर्शन, लीव्स वगैरह हुआ, स्टेम्स वगैरह हुआ, वो छोटे छोटे लेयर्स में दिखते हैं। ठीक है, बहुत ट्रेसेस में होते हैं बट दिखते हैं। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ओवरलाइंग सेडिमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर पे जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है।
देन कम दी बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल जो होता है ये काफी हद तक यूजेबल कोल है, ये थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें सॉफ्ट कोल पे ही प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रेशर आप डाल रहे हो सॉफ्ट कोल पे, तो एक तरीके से सॉफ्ट कोल है। इसमें प्रेशर ऐड किया जा रहा है पिछले वाले स्टेज पे, जो तुम्हारा क्या था, लिग्नाइट स्टेज था, वहां पे प्रेशर ऐड किया जा रहा है। फिर बात करते हैं एंथ्रासाइट, द फाइनेस्ट वन। एंथ्रासाइट जो होता है वो फाइनेस्ट वन है। तो एंथ्रासाइट में क्या हो रहा है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसमें हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन भी होता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा कोल है, इसको यूज किया जा सकता है आपके इंडस्ट्रियल एरियाज में, इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्स में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी तो थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका टॉपिक में आता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉसिल फ्यूल आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अगर मैं उसकी बात करूं, यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल्स में आऊं तो एक मॉइस्चर कंटेंट होगा, कार्बन परसेंटेज होगा, हाइड्रोजन परसेंटेज होगा, ऑक्सीजन परसेंटेज होगा, ऐश कंटेंट होगा, कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो ये सारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में गिने जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर पिट की बात करूं तो मॉइस्चर ऑफ एयर ड्राइड एट 40 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 25% होता है। 25% मॉइस्चर है इसमें। कार्बन कंटेंट कितना है, 57% है। हाइड्रोजन कितना है, 6%। ऑक्सीजन कितना है, 35%। और ऐश कितना है, 2%। और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 5400, 5400, ठीक है। किस काम में यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस, घर के काम में कर सकते हो इसका यूज, ठीक है। ज्यादा पावर जनरेशन और घर के काम में ही मेनली ये यूज होता है। बट लिग्नाइट कोल की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट कम गया, देखो 20% हो गया, और कार्बन कंटेंट बढ़ गया, 67 हो गया। हाइड्रोजन कंटेंट कम हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट भी कम हो गया, और ऐश कंटेंट आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका 6500 है। ये कहाँ यूज हो रहा है, प्रोड्यूसर गैस फॉर्मेशन में, थर्मल पावर प्लांट में, ओके। फिर आपका आता है बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल में क्या हो रहा है कि ये चार चार है। इसका देखो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, बट कार्बन कंटेंट इज वेरी वेरी हाई, 83% कार्बन है इसमें। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा बर्निंग, ये चीज भी समझ लो। हाइड्रोजन कितना है, 5 है। ऑक्सीजन कितना है, 15 है। ऐश कंटेंट कितना है, 7 है। बट कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 800 है, 8000 है, सॉरी, ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजिकल कोक, कोक जो है वो फाइनेस्ट कोल होता है, कोल गैस में यूज होता है, बॉयलर्स में यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पल्स में यूज होता है। देखो मेट्रोलॉजिकल कोक मतलब मेट्रोलॉजी वाली इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, तो मेटलर्जिकल जहाँ पे मेटल्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे यूज होता है। मतलब सोचो एक मेटल को गर्म करने में कितना एनर्जी लगता है, वहां पे बिटुमिनस कोल का यूज होता है, रिफाइनिंग टेक्निक्स में यूज होता है मेटल्स के। तो इट इज वेरी वेरी अच्छा टाइप ऑफ कोल, ठीक है। फिर आता है कि आपका एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कितना है, 2% है इसमें, ठीक है। और इसमें 92% कार्बन है, 3% हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2% है, ऐश कंटेंट 3 है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, देखो 8600, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी मेट्रोलॉजिकल फ्यूल की तरह यूज होता है, बॉयलर्स में यूज होता है, बॉयल मतलब जहाँ पे पानी को गर्म किया जाता है वहां पे, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये भी यूज होता है। तो ये जो चार टाइप हैं उसका आपको डिटेल एनालिसिस मिल गया है, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझा दिया है। अब भाई एग्जाम्स में गलती मत करना, ठीक है। मैंने आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पे दे दिया है, इससे क्वेश्चंस आए तो भाई डेफिनेटली क्लियर करो, और अच्छे से क्लियर करो, और अच्छे से इसके आंसर्स दे के आओ, गलती मत करो एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही बेसिक से ये चीज। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, दैट इज द पेट्रोलियम। दूसरा जो इंपोर्टेंट टाइप ऑफ आपका फॉसिल फ्यूल होता है दैट इज पेट्रोलियम। ये क्या होता है, इट इज क्लियर ऑयली लिक्विड, यूजुअली ग्रीन और ब्लैक इन कलर, ठीक है। इट हैज अ वेरी स्ट्रेंज स्मेल हाइड्रोकार्बन एंड इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैसेस, डीजल, पाराफिन वैक्स, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा। ये इन सब चीजों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, देखो वेरी स्ट्रेंज स्मेल हाइड्रोकार्बन। देखो जो जब आप केरोसिन को सूंघते हो तो बड़ा ही अजीबोगरीब स्मेल आता है, ठीक है। बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन अजीबोगरीब स्मेल है। तो ये क्लियर है, ऑयली लिक्विड है, यूजुअली ग्रीन। तो केरोसिन को देखा होगा हमेशा कि वो क्लीन कलर में होता है, या तो आप पेट्रोल और डीजल को देखो कभी कभी वो ब्लैक कलर में भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम है इसका जो स्मेल होता है वो काफी अजीब है,
और हाइड्रोकार्बन है ये एक तरीके से हाइड्रोकार्बन के चेन्स होते हैं ये सारे के सारे। और इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैसेस होता है, डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, इसमें पेट्रोल भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह भी होता है। अब इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो हर इंडस्ट्री में आजकल यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल वर्क मतलब अगर बोला जाए तो एक तरीके से ये मनी निकाल के ही दे रहा है। तो कोई भी चीज अगर मनी निकाल के दे रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क में इसका यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका नाम ब्लैक गोल्ड दिया दिया गया है। तो ब्लैक गोल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो फॉर्मेशन में अगर पेट्रोलियम की बात करूं तो क्या होता है कि यहाँ पे सी एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइड एंड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सैंड्स एंड क्ले। सैंड एंड क्ले के लेयर्स के बीच में, समझ रहे हो, सैंड और क्ले के जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होंगे उनके अंदर में क्या होगा कि सी एनिमल्स एंड प्लांट्स अंदर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि देयर एनकाउंटर विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट्स देम इनटू पेट्रोलियम। तो इस तरीके से इसका पेट्रोलियम में कन्वर्जन होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं रिफाइनिंग प्रोसेसेस की, ठीक है, तो रिफाइनिंग गैसेस, रिफाइनरी गैसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आप ये चीज थोड़ा देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले निकलता है बोटल्ड गैस। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो आपका निकलेगा गैसोलीन, जो कि पेट्रोल है, आपका यूज होता है कहाँ पे, कार वगैरह में यूज होता है, फ्यूल्स ऑफ कार, ठीक है। इस क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट है, वेरी वोलाटाइल है, फ्लो इजीली है, इग्नाइट इजीली है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, याद रखो पेट्रोलियम के प्रॉपर्टीज ये हैं। फिर क्या आता है, नेफ्था आता है जो कि केमिकल बनाने में काम का आता है, केरोसिन आता है, फिर आपका आता है डीजल ऑयल, फिर आपका आता है फ्यूल ऑयल जो बड़े बड़े शिप्स में यूज होता है, फिर आपका रेसिड्यू आता है बिटुमिन जो कि रोड्स में यूज होता है या तो रूफ टॉप में यूज होता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल का ठीक अपोजिट होगा, हाईली बॉइलिंग पॉइंट, नॉट वेरी वोलाटाइल, डज नॉट फ्लो इजीली, डज नॉट इग्नाइट इजीली, ठीक है। तो ये जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज हैं जो कि तुम्हारे फ्यूल ऑयल वगैरह में होता है। तो हीटेड क्रूड ऑयल, ये दो फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्रूड ऑयल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हॉट 350 डिग्री तक जा रहा है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके का स्ट्रेटेजी है। कल को बोला कि सबसे पहले जो रिफाइनरी गैस निकल रहा है कौन किसके बाद कौन किसके बाद कौन किसके बाद निकल रहा है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पता नहीं होगी तो आप एग्जाम में गलती करोगे ही करोगे। पहले आप केरोसिन लगा दोगे जबकि पहले पेट्रोल आता है, गैसोलीन आता है। तो इस तरीके की गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। कौन किसके बाद निकलता है, किस वे में निकलता है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है वो सटीक रूप से दे पाओगे, नहीं तो गलती करोगे ही, डेफिनेटली गलती करोगे, क्योंकि इतने आसान तो है नहीं इसको याद करना। फिर अगर बात करूं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो आप देख लो यहाँ पे उड़ का जो है वो कितना है, 1400 400 से लेके 1700 400। काव डंग का कितना है, 1300 800 से लेके 1400 500। बायोगैस का कितना है, 1790 86। चारकोल का कितना है, 29600। कोल का कितना है, 15,000 से लेके 27,000। केरोसिन का कितना है, 41,000 है। एलपीजी का कितना है, 45,750 है। वेजिटेबल ऑयल का 39,000 से लेके 48,000 है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पता चल गया। तो ये सारे तुम्हारे कैलोरीफिक वैल्यूज के प्रॉपर्टी है, किस चीज के, फ्यूल के। मैंने यहाँ पे फ्यूल का आपको कुछ फ्यूल्स के एग्जांपल्स दिए हैं उनके कैलोरीफिक वैल्यूज के साथ। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर चलते हैं हमारा जो थर्ड जो है हमारा क्या फॉसिल फ्यूल, उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, इट इज ए क्लीन, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक फॉसिल फ्यूल that can be easily transferred through pipelines. It stores a compressed natural gas under high pressure. It is less polluting, less expensive fossil fuel. बहुत ही कम पॉल्यूटिंग है और लेस एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल है। तो मीथेन जो है वो कॉमन नेचुरल गैस है, एक तरीके से मीथेन इज ए कॉमन नेचुरल गैस। तो फॉर्मेशन अगर में बोला जाए तो फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस क्या, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस में क्या आता है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ठीक है, जो कि सिंक करते हैं कहाँ, बॉटम ऑफ द ओशन में चले जाते हैं एंड मिक्स विद द ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू फॉर्म ए ऑर्गेनिक रिच मड।
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है? दोबारा समझा रहा हूँ। देखो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो तुम्हारे सीज में है या ओशन के बॉटम्स में है, वो होते क्या हैं? वो जब डेड हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक रिच मड में चले जाते हैं। अब ये मड जो होता है ये बड़े बड़े सेडिमेंट्स के अंदर चला जाता है और लिथिफाई हो जाता है टू फॉर्म दी ऑर्गेनिक शेल। ठीक है, शेल गैस का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रिवेंट्स द एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सपोजर नहीं होता है डीप ओशन में। दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम बीइंग डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। फिर क्या होता है कि इस पे इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस जब इस पे होता है, पड़ता है, तो ये क्या करता है, सेल को वैक्सी मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि केरोजन के फॉर्म में हमको मिलता है। तो अगर एक केरोजन मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो किस चीज को फीड करेगा, नेचुरल गैस बनाएगा। आया समझ में? तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैसेस के बारे में मैंने आपको समझाया। फिर इसके जो कंपोनेंट है वो देख लो। मीथेन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बोला दैट इज नेचुरल। मीथेन 97.693% है। फिर आपका प्रोपेन दिख रहा है, फिर इथेन दिख रहा है 0.415, फिर प्रोपेन है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन है। देखो ज्यादा 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 अमाउंट वाले की बात कर रहा हूँ। हेक्सेन है, नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। तो ये सारे बहुत सारे हैं, दीज आर ऑल, मतलब बहुत सारे हैं इसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं मास फ्रैक्शंस के, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें हैं। ओके, तो डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस की बात करूं, अगर एक और कंपोनेंट की मैं बात करूं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, दो तरीके के चीजें होती हैं हमारे पास। तो इन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनके डिफरेंसेस अगर हम देखें तो इनमें क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट पे अगर आपको ये पता नहीं कि एलपीजी एंड सीएनजी के डिफरेंसेस क्या है तो यू आर एट ए लॉस। सो आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई कि ये होता क्या है। अब देख लो, देखो कंस्ट्रुएंट्स में अगर मैं बात करूं, दिस इज मीथेन, सीएनजी, और दिस एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। सोर्स क्या होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड कंडेंसेट वेल, ऑयल वेल्स, कोल बेड मीथेन, यहाँ से बनता है। बट इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ्रॉम द गैस फील्ड्स व्हेन नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्रैकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, जो प्रोसेस मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। सब्स्टिट्यूट फॉर द गैसोलीन इन द ऑटोमोबाइल, ये सीएनजी यूज किया जा सकता है। ये लेकिन हीटिंग, कूलिंग और एग्रीकल्चर एज वेल एज कैटरिंग, रेफ्रिजरेशन में यूज किया जा सकता है इसको। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? रिलीज लेस ग्रीन हाउस गैसेस, रिलीज CO2 विच इज ग्रीन हाउस गैस बट इट इज क्लीनर कंपेयर टू गैसोलीन, पेट्रोल से तो अच्छा ही है, ठीक है। इट इज लाइटर देन द एयर एंड हेंस डिस्पर्स क्विकली इन द इवेंट ऑफ स्पिलेज, लाइटर है, हल्का है, जल्दी निकल जाएगा। हाईली इनफ्लेमेबल है कौन? एलपीजी। इट इज हेवियर देन एयर एंड ऑन द लीकेज will settle to the ground and accumulate in the low lying areas। तो इसी वजह से एलपीजी गैस जब आपका फटता है ना, वो पूरा का पूरा ध्वंस कर देता है, बम की तरह फटता है, क्योंकि ये जो है ये क्विकली स्पिल आउट नहीं होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, हेवी है, इसलिए वो जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, बहुत देर तक जलता है। तो गैसेस का लीकेज जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? सेफ्टी की बात करूं तो इजीली डिस्पर्स है, हेंस रिस्की इग्निशन इज मिनिमाइज्ड। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, रिस्क जो है इसका बहुत ज्यादा है एलपीजी का। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो आप देख ही सकते हो। एनर्जी कंटेंट की बात करें तो आपका एलपीजी का ज्यादा है, ऑब्वियसली एलपीजी का एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। स्टोरेज प्रेशर इसका कम है, इसका ज्यादा है, कंप्रेस्ड है इसलिए ज्यादा है। एयर कंबसन गैस का रेशियो 10:1 है, 25:1 है। ऑपरेटिंग प्रेशर इतना इतना है। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी एलपीजी की ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर। सिलेंडर एक में आता है सीएनजी, यहाँ पे 3x, उससे 3 गुना बड़ा सिलेंडर में आता है एलपीजी। स्टेट क्या है? गैस है इसका, इसका लिक्विड प्लस गैस दोनों है। आया समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आज के डेट पे आपको इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो वो भी इन्वायरमेंटल साइंस के, दिस इज वेरी वेरी, मतलब क्या बोले, आप इतना अगर डीप में नॉलेज नहीं है तो जाना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए यार। फॉसिल फ्यूल है, घर पे यूज कर रहे हो, गाड़ियों में यूज कर रहे हो, इतना नहीं कंसेप्ट पता है तो क्यों पढ़ रहे हो भाई? सही में क्यों पढ़ रहे हो? सीधी बात है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होगा, आज क्लियर हो रहा होगा, बट इसको ध्यान तो जरूर दो, ठीक है। ध्यान दोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो क्योंकि इसीलिए, क्योंकि हमने ध्यान दिया है, हमने आपको समझाया है, तो आपके लिए और इजी होगा, तो आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे। नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है, डेप्थ में जाओ, क्योंकि देखो
जेआरएफ निकालना ही पर्पस नहीं होता है, जेआरएफ निकालने के बीच में जो तुमने जर्नी निकाली है ना, उसमें जो चीज तुमने अंडरस्टैंड किया है चीजों के बारे में, द नॉलेज यू हैव गेन्ड इन दिस दैट जर्नी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके की नॉलेज तुमने यहाँ पे गेन की और क्या तुमने समझा है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कैसे निकालोगे एग्जाम? समझ में आ रहा है ना? तो इस पे ध्यान दो। नेक्स्ट थिंग जो मैं तुमको यहाँ समझाने वाला हूँ वो क्या है, वो है आपका combustion process. तो combustion process generates water vapor and certain techniques may be used to recover the quantity of the heat contained in the water vapor by condensing it. ये स्टेटमेंट जो है ये समझो क्या बोल रहा है, जनरेट वाटर वेपर करता है और रिकवर करता है क्वांटिटी ऑफ हीट को वाटर वेपर के फॉर्म में। अब मैं बात करता हूं कि मैंने तुमको बोला था फिजियोकेमिकल पैरामीटर, तो फिजियोकेमिकल पैरामीटर में तो देख ही रहे हो, गैसोलीन, डीजल, ब्यूटेन एंड फ्लेम, इनके बारे में तुमको केमिकल क्या बताना है, केमिकल फॉर्मूला है। डेंसिटी एक तरीके का केमिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है, नहीं इंटरनल पैरामीटर उसमें भी इसको कंसिडर किया जाएगा। तो गैसोलीन का देख सकते हो कितना कितना है। फ्लैश पॉइंट्स की बात करूं तो फ्लैश पॉइंट का पहले डेफिनेशन बता देता हूं, फिर फ्लैश पॉइंट्स दिखाऊंगा। क्या बताता है कि फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट, it is the lowest temperature at which the liquid will generate sufficient vapor to flash। ठीक है, एक लिक्विड है वो जल रहा है, तो कितना वेपर वो जनरेट करेगा कि वो फायर उसमें लग जाए। ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें वो जलना स्टार्ट कर दे। समझ में आ रहा है? एक तरीके से मिनिमम टेम्परेचर जिसमें वो जलना स्टार्ट कर दे, जिसमें वो वेपर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। जलना स्टार्ट मतलब वेपर प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यही बात है, दिस इज द फ्लैश पॉइंट। तो अगर गैसोलीन की बात करें तो उसमें कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स, डीजल 55 मिनट्स, ब्यूटेनॉल 35 मिनट्स और फेम 101 मिनट। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है जो मैंने बताया था, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंबशन, जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1013 मिली बार पे। आया समझ में? तो कैलोरीफिक वैल्यू के दो आपने दे रखे हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। आप देख सकते हो गैसोलीन का जो है वो कम है एज कम्पेयर टू डीजल, डीजल फिर एज कम्पेयर टू ज़्यादा है किससे, ब्यूटेनॉल से, और ये फेम जो है ये गैसोलीन एंड डीजल के बीच में है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसका मीनिंग क्या होता है, वाटर ऑफ कंबशन इज एंटायरली कंडेंस्ड एंड द हीट कंटेन्ड इन द वाटर वेपर इज रिकवर्ड। वाटर जो है, क्योंकि अगर कोई चीज को तुम गर्म कर रहे हो, कोई चीज को तुम जला रहे हो, अगर उसमें कोई वाटर कंटेंट है, वो अगर कंडेंस हो जाएगा, मतलब कंडेंस मतलब हो जाएगा क्या, वो मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा, वो कंडेंस होके निकल जाएगा। वाटर अगर कंडेंस होके निकल जा रहा है तो वो डेफिनेटली जो फ्यूल वाला पोर्शन है, जो कार्बन कंटेंट मटेरियल है उस फ्यूल में, वो जलेगा। तो यही वो बता रहा है। तो वाटर को, वाटर ऑफ जो हाई कैलोरीफिक वाली जो चीजें हैं उसकी हाई हीटिंग वैल्यू भी होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी होती है। लो कैलोरीफिक वैल्यू का क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कंटेन्स द वाटर वेपर एंड द हीट इज द वाटर वेपर इज नॉट रिकवर्ड। मतलब अगर एक फ्यूल को जला रहे हो, उसका वाटर कंटेंट जो है वेपराइज हो रहा है, उस वेपर से हीट हम कंप्लीटली निकाल पा रहे हैं, तो ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू का सिग्नेचर है। अगर उस हीट को कंप्लीटली नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो लो कैलोरीफिक वैल्यू माना जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो ये क्लैरिटी रखो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। फ्यूल का टाइप्स बता दिया, फ्यूल का क्लासिफिकेशन बता दिया, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके समझा दिया। बाकी डिटेल में थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, फिजिकल फिजियोकेमिकल जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके बारे में अगर और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट दिस इज सफिशिएंट आई थिंक। यूसी नेट ऑफ पॉइंट व्यू से अगर मैं बात करूं तो अगर ये सब चीजें इतना अगर याद कर लोगे तो भी काफी है, इतना याद कर लोगे वेरी वेरी काफी, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो, तभी हो पाएगा चीज़ें, तभी एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। ओके, हैव ए नाइस डे।